नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने बुलाई हरियाणा मंत्रिमंडल की मीटिंग। 3 कृषि कानून की वापसी के बाद पहली बार हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने मन से किया बड़ा ऐलान। चडूनी ने अपना राजनीतिक दल बनाने का किया ऐलान। यमुनानगर के सिटी सेंटर के पास बने कबाड़ी के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान, 4 लोगों की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक सचिवालय में बुलाई गई। कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ये पहली बैठक बुलाई है। सर छोटूराम जयंती और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अंबाला शहर के सेक्टर 8 में आयोजित किए गए कार्यक्रम में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने अपना राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया। चडूनी ने साफ कह दिया कि वह पंजाब के आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़वाएंगे और मॉडल प्रस्तुत करते हुए हरियाणा की भी तैयारी करेंगे। इस दौरान कई किसान नेताओं ने इस प्रोग्राम से दूरी बनाए रखी और इसे राजनीतिक प्रोग्राम बताया। कार्यक्रम के दौरान चडूनी के साथ पूर्व बसपा नेत्री एवं वर्तमान में भाकियू के उपाध्यक्ष कांता आर्डिया ने भी मंच शेयर किया और पंजाब के चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात कही। अपने दल से लड़ेंगे, अपना संगठन, अपना जो है वो पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी से लड़ेंगे। पंजाब में मिशन पंजाब चला रहे हैं कि जिसकी वोट है उसका राज होना चाहिए, जिसके पास नोट है उसका राज नहीं होना चाहिए। नोटों से नहीं, वोटों से राज। और जिसकी वोट है अगर उसका राज होगा तो फिर वोटरों के पक्ष के कानून बनेंगे, और अगर नोटों से राज आएगा तो नोटों वाले के पक्ष के कानून। मैं पंजाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन पंजाब के लोगों को इकट्ठे करके चुनाव लड़वा रहा हूँ। हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है। हम एक मॉडल पेश करना चाह रहे हैं कि अगर पंजाब में सरकार आती है तो वहाँ पे एक सैंपल, एक मॉडल पेश करके दिखाएं, ताकि 2024 में पूरा देश कहे कि हमें पंजाब मॉडल चाहिए। करनाल नेशनल हाईवे तिरावड़ी के पास स्थित खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान नीलोखेड़ी निवासी अमनदीप के रूप में हुई है। युवक जीलैब में काम करता था। युवक के सिर में चोट के निशान मिले हैं। शव के पास से एक रस्सी भी बरामद हुई है। जब इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार अमनदीप शादीशुदा था। वह रोजाना की तरह काम पर गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव तिरावड़ी के नजदीक खेतों में मिला है। उसके सिर से खून निकल रहा था और पुलिस व एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। वहां पर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सदर थाने में गुमशुदा की शिकायत दर्ज है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। काफी चोट थी, चश्मा पड़ा था, एक रस्सी पड़ी है साथ में। रस्सी भी है? हाँ, और अफीम भी पड़ी है। अफीम? अच्छा, फिर मैं नीलोखेड़ी पहुंचा, एक लड़के की हेल्प लेके बाइक पे, तो पुलिस चौकी गया। उन्होंने कहा अभी तिरावड़ी में लगता है। अच्छा, आपने पुलिस को बुलाया? हाँ। अच्छा। फिर मेरे पास तो फोन नहीं था, मैं तो साधारण आदमी, तो फिर मैंने एक लड़के से फोन कराया 112 नंबर पे, तो पुलिस तुरंत आ गई थी। कार्रवाई जैसे भी अपना ये कर रहे हैं। हम तो कह भी हत्या हुई है और इसका जिसने भी हत्या किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। बहुत बेरहमी से शव को खून काफी निकल रहा था। हाँ, नहीं, खून तो निकल चुका था। अच्छा। तो क्या लगता है अंकल जी, क्या हत्या हुई है? अभी देख सकते हैं। मुश्ताक मर्डर केस में डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुश्ताक नामक व्यक्ति और उसके साथी पर 10 नवंबर को गोली मारकर मुश्ताक की हत्या करने के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुश्ताक मर्डर केस में मुख्य आरोपी विनोद और अन्ना को डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया। क्राइम ब्रांच ने अन्ना को अनंगपुर और विनोद को बागपत यूपी से गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। डीसीपी क्राइम की माने तो अभी इस हत्याकांड में तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। डीसीपी क्राइम ने बताया कि मृतक मुश्ताक ने कुछ समय पहले विनोद के हाथ पैर तोड़ दिए थे, जिसके चलते विनोद ने रंजिश के तहत मुश्ताक की हत्या कर दी। 10 नवंबर को कोतवाली के एरिए में 2 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे।
जिन्होंने मुश्ताक और एक उसके दोस्त पर फायरिंग की थी। मुश्ताक के 4 गोलियां लगी थी और जो उसका दोस्त था उसके 1 गोली पैर में लगी थी। मुश्ताक मौके पर ही डेड हो गया था और दूसरा था वो हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो अब वो दौरान इलाज बिल्कुल ठीक है। इसमें कितने आरोपी थे और अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी हैं और बाकी कितने और हैं? जो गोली मारने के लिए आए थे वो 2 लोग थे, अन्ना भदौड़ी और एक अन्ना और एक विनोद भिदुड़ी, 2 आदमी थे जो मोटरसाइकिल के ऊपर उनको गोली मारने आए थे। और बाकी जो साजिश में थे वो कम से कम 8-9 लोग थे। तो अभी उसमें से कुल मिला के 7 आदमी हमने अरेस्ट किए हैं, बाकी अभी पेंडिंग है। 5 आदमी जुडिशल जा चुके हैं, जो कि आज 2 को जुडिशल भेजा जाएगा। पुलिस रिमांड के ऊपर थे। दौरान पुलिस रिमांड इनसे जो वेपन जिससे फायरिंग किया था वो वेपन भी रिकवर हो चुका है और जो खोल वगैरह थे सब रिकवर किए जा चुके हैं। विनोद भिदुड़ी ने करीब 20 दिन पहले एक सेक्टर 55 से एक स्कॉर्पियो गाड़ी की लूट की थी, जो स्कॉर्पियो गाड़ी भी हमने बरामद की है। सर, ये कौन लोग थे, क्या मंशा थी इस पूरे कांड को लेकर के, और ये क्या पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुके हैं? इनके खिलाफ जितने भी हमने ये अरेस्ट किए हैं, इन सब के खिलाफ किसी के पास 8-9 मुकदमे दर्ज हैं, किसी के 12 मुकदमे दर्ज हैं। विनोद भिदुड़ी के 12 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें सभी मुकदमे अंडर ट्रायल हैं। 1-2 मुकदमे में ये बरी हुआ है और ये जो अन्ना है इसके ऊपर भी 7-8 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ 7-8 मुकदमे दर्ज हैं। और जो मुश्ताक था वो एक दूसरा ग्रुप था और अन्ना और ये विनोद भिदुड़ी एक दूसरा ग्रुप था। इनका काफ़ी दिनों से आपस में लड़ाई झगड़ा का काम चल रहा था। करीब 7-8 महीने पहले मुश्ताक ने ये विनोद भिदुड़ी के हाथ पैर तोड़ दिए थे, जिसकी ये रंजिश बनाए हुए था। और ये 10 नवंबर को जो ना मौका देख के इन्होंने इसके ऊपर फायरिंग की थी, जो मौके के ऊपर ही मुश्ताक की डेथ हो गई थी। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में एक विवाहिता ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल महिला द्वारा फांसी लगाने के कारणों के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। हमारे पास सूचना आई थी कि एक महिला नाम जिसका सुमन है, उसने फांसी लगाई है। मैं और मेरे तो 3-4 यहाँ मौका पर आए, हमने मौका मुआयना किया और अभी एफएसएल टीम मेरी पहुँच रही है थोड़ी देर में और जांच करके। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा सामने आया था, क्या कुछ पूछताछ में कुछ पता? अभी पुलिस जांच कर रही है और इस संबंध में जैसी शिकायत मिलेगी वैसे ही कार्रवाई करेंगे। यमुनानगर के सिटी सेंटर के पास बने कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से जहां लाखों का नुकसान हो गया, वहीं ऊपर बने मकान में एक परिवार सो रहा था और कमरे में धुआं और जहरीली गैस चले जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे और एक व्यक्ति शामिल हैं। आसपास के लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा दरवाजे तोड़कर चारों को बाहर निकाला गया। वहीं गोदाम के पास बंदी एक गाय भी जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस भी जांच में जुट चुकी है। ये एक नवीन का गोदाम है ऑफिस सेंटर के पास। इसमें रात अचानक आग लगी है, किस कारण का भी पता कर रहे हैं। और इसमें ऊपर 8 क्वार्टर थे, जिसमें 22 लोग रहते थे, बच्चे, औरतें और आदमी उनके। उनमें से 4 आदमी अभी अस्पताल में डेथ हो गई। इलाज के दौरान एक लेडीज बच गई। 4 लोगों को भी हमने दीवार फाड़ गए और उसके फायर ब्रिगेड की इमदाद से निकाला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला ली थी, एम्बुलेंस और वगैरह सारे प्रबंध ठीक। एक गाय और बछड़े का भी कुछ जिक्र हो रहा है? गाय भी मरी है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? करीब 2 बजे की सूचना मिली थी हमारे को और 2 बजे ही पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वगैरह सभी पुलिस पहुँच गई। तो जिनकी डेथ हुई है एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार के हैं, एक लेडीज बची है इसी परिवार की, 2-3 बच्चे इसके और एक आदमी, जिनको हमने दीवार तोड़ कर और बाहर निकाला। उस टाइम तक उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो सर सभी लेबर को बाहर निकाल लिया गया? हाँ, सभी लेबर को बाहर निकाल लिया गया।
प्रदूषण के कारण बंद हुए स्कूल को खोलने के आदेश जारी हो गए हैं, जिसके तहत विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कोविड-19 के कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई थी। अब जब स्कूल शुरू हुए तो प्रदूषण के कारण सरकार को स्कूल बंद करने पड़े, लेकिन अब सरकार ने दोबारा स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं, जिसके चलते स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। मैं डीसी साहब का और जिला शिक्षा अधिकारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि स्कूलों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने जल्द से जल्द स्कूल खोलने का आश्वासन भी दिया था और वो काम उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। तो कितनी दिक्कतें जो बच्चों के लिए आ रही थी, क्योंकि पढ़ाई पे काफ़ी जो फर्क था वो पड़ रहा था। हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर भी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम रही, इस साल पॉल्यूशन की वजह से फिर बहुत कम से कम 10 दिन से स्कूल बंद है, तो पढ़ाई पे तो असर पड़ ही रहा है। अब हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेज लगानी होंगी, उसके बाद जो है ना हम जाके इनका सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं। बोर्ड क्लासेज हैं, बोर्ड क्लासेज भी इफेक्टेड रही, तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने जो है स्कूल को जल्दी से जल्दी ओपन किया। करनाल नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की कई संपत्तियों को सील कर दिया है। शहर के सुपर मॉल की 5 दुकानों और K3C मॉल के दरवाजों पर नोटिस चिपकाते हुए ताले जड़ दिए गए। निगम की टीम ने इन 2 मॉल के अलावा शहर की 15 संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। नगर निगम अधिकारी ने कहा कि इन दुकानों ने पिछले 10 साल से संपत्ति कर नहीं भरा है। उनके अनुसार इन दुकानदारों को कई बार नोटिस देकर टैक्स भरने के लिए सूचित भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब टैक्स नहीं भरा गया तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के सेक्शन 129 और 130 के तहत शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संपत्तियों को सील किया गया है और यह प्रक्रिया आज पूरे दिन चलेगी। उन्होंने बताया कि इस साल निगम को शहर से 25 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलने थे, लेकिन अभी तक केवल 5 करोड़ ही जमा कर पाए हैं। इसी के साथ ही निगम द्वारा समय समय पर नोटिस न दिए जाने के आरोपों को लेकर उन्होंने बताया कि नगर निगम ने समय समय पर GPS बेस्ड नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अटैचमेंट के बाद भी इन दुकानदारों द्वारा कर नहीं भरा जाता तो निगम इन संपत्तियों को नीलाम कर अपना टैक्स वसूल करेगी। उनको सबसे पहले इनका बिल कम नोटिस सर्व किया गया। बिल कम नोटिस में जो टाइम दिया गया था उसमें ड्यू टाइम में जिन भी डिफॉल्टर्स का टैक्स नहीं आया, उसके बाद जो म्यूनसिपल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उनके जो एनफोर्समेंट के जो सेक्शंस हैं, उनके तहत इनको 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जो लगभग 22 अक्टूबर को दिया गया था। उसके बावजूद भी जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उन्होंने नगर निगम का टैक्स पे नहीं किया, तो पे ना करने की एवज में आज जो ये सीलिंग और अटैचमेंट की जो कार्रवाई की गई है वो अथॉरिटी से परमिशन लेके बाद सीलिंग करी गई है। कितनी अमाउंट है ये प्रॉपर्टी टैक्स की और कितनी प्रॉपर्टी उसमें है वो रसीद दिखा रहे हैं, उसके बाद जी मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो ये दुकानें 1, 2, 3 नंबर करके हैं, जो रिसीप्ट दिखा रहे हैं मुझे बताया गया वो 1 नंबर दुकान का है। सीलिंग हैज़ बीन डन, दैट इज फॉर शॉप नंबर 2 and 3। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है और कितना जो है जी आज का जो शेड्यूल है वो लगभग आज 15 प्रॉपर्टीज़ का हमने प्लान किया है और अभी जैसे सुपर मॉल में हमने 5-6 प्रॉपर्टी सील की है, एक हर्षा K3C अभी सील किया है, तो आगे का शेड्यूल भी है कई साइट्स है शहर की। सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं काफ़ी जिन्होंने टैक्स देना है, उनको कब सील करेंगे? सरकारी बिल्डिंग्स को भी सेक्शन 129 का हमने नोटिस दिया है। ऑनरेबल कमिश्नर साहब की चेयरमैनशिप में 2-3 दफ़ा इनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। जिनको टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी रेक्टिफिकेशन का अगर कोई इशू आता है वो अथॉरिटीज़ हमें नगर निगम में अप्रोच कर रही है और अकॉर्डिंगली उनका टैक्स जो है वो ठीक भी किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि हम हमेशा फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है रिकवरी को लेके, और जैसा आज की कार्रवाई से आपने देखा भी कि आगे की जितने भी हमारे सेशंस होंगे, अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो टिल मार्च जो नगर निगम है वो अपना सीलिंग का सेशंस रखेगा, प्रॉपर्टी अटैच होंगी। अटैचमेंट के बाद भी अगर कोई नगर निगम को टैक्स नहीं पे करता तो फर्दर जो पब्लिक ऑप्शंस की जो कार्रवाई है, प्रॉपर्टी बेच कर नगर निगम अपना टैक्स वसूल करेगा। कितना बकाया टोटल करना? इस साल की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो 25 करोड़ का टारगेट है हमारे बजट में, और आज की बात करें वर्तमान तक हमारे पास लगभग 5 करोड़ टैक्स ही जमा हो पाया है, डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स एंड नोटिस टू ऑल पब्लिक नोटिस। नोटिस लोगों को टाइमली जारी नहीं हो पा रहे, लोग कह रहे हैं सीधे आरोप लगा रहे हैं कि निगम वालों के नोटिस तो आ नहीं रहे, तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? जी नहीं, नोटिस प्रॉपर्ली जारी किए गए, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, नोटिस हमने नगर निगम ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो GPS बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेस्ड हमारे नोटिस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जिसको भी अगर कोई आपत्ति है नोटिस डिस्ट्रीब्यूशन की लेके वो ऑफिस में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर आज का कितने आप देखना चाहेंगे या उनसे बात करना चाहेंगे? जी फुल फ्लैश्ड एक पूरी विंग है नगर निगम में, प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच, जो कि डील करती है। हमारे पास डेली बेसिस पे हम लोग वहाँ डील करते हैं। बट एक मिनट, जब ये होता है कि जब भी सीलिंग या एनफोर्समेंट की जो कार्रवाई होती है वो एट द लास्ट मोमेंट 11th आवर पे लोग नोटिस लेके पहुंचते हैं कि जी हमने भर रखा है। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि 22 अक्टूबर और ये अक्टूबर के पिछले माह में हमने लगभग 1-1.5 महीना बीत गया, उसके दौरान कोई भी आदमी ये लेके नहीं आया कि जी मेरा टैक्स बकाया था मैंने भर दिया, मुझे गलत नोटिस मिला है।
कोई भी आदमी हमारे पास ये अप्रोच नहीं कर पाया कि हमारा टैक्स गलत है और हमें सीलिंग का नोटिस ना दिया जाए। 150 करोड़ रुपए की बात आ रही है सामने सर, ऑनलाइन टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं इस बार? नहीं, ऑनलाइन टैक्स पे 150 करोड़ की रिकवरी की बात आ रही है, टैक्स पेंडिंग बढ़ा हुआ है और आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं टारगेट। मैं 25 करोड़ सिर्फ खाली है क्या? 25 करोड़ सिर्फ इस साल का बजट की बात करेंगे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लगभग 2013 से जब नगर निगम बना था 10-11 से और 2013 से हमारा लास्ट सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट थ्रू आउट स्टेट ऑनलाइन सर्वे जो हमारा जीपीएस बेस्ड है वो हो चुका है। जो नेक्स्ट जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन या नोटिस जाएंगे अप्रैल से वो बिल्कुल जीपीएस बेस्ड है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ उनका जो मुआयना किया गया और कैलकुलेशन असेसमेंट करी गई है और अभी 1-2 दिन में ही नगर निगम ये असेसमेंट नोटिस भी जारी करेगा। जिस भी व्यक्ति को अपनी आईडी को लेके या उसमें मेंशन किए गए डिटेल्स को लेके कोई भी आपत्ति है, रेक्टिफिकेशन जो करवाना चाहेगा वो नगर निगम में जो कैंप लगाया जाएगा उनमें ठीक करवाया जा सकता है। गांव जखवाला में पानी की निकासी नाला बनवाने को लेकर ग्रामीण व पंचायत प्रशासन आमने सामने हो गए। आरोप है कि बीडीपीओ जबर निर्माण करवा रहे हैं, जिसको लेकर गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। एक पक्ष के कर्मवीर गुरदयाल ने आरोप लगाया कि बीडीपीओ द्वारा दूसरे पक्ष से मिलकर निर्धारित जगह की बजाय दूसरी जगह से पाइप दबाए जा रहे हैं। जब पत्रकार ने पूछा कि बीडीपीओ साहब क्या हकीकत में नाजायज कब्जे हैं तो उन्होंने इस बात को माना है कि और दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि हमारे 30 वर्षों से मकान बने हुए हैं और हमारे मकानों को ही टारगेट किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि अगर कब्जा हटे तो पूरे गांव का हटे, सिर्फ हमें ही टारगेट ना किया जाए। वहीं बीडीपीओ ने पाइपलाइन जो दबाई जा रही है उसका खर्चा 4 लाख बताया है। ये जो नाले का काम चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है और मेन विषय क्या है और क्या क्या परेशानियां हैं इसमें? सर ये जो हमारी गली है ना मेन गाँव जी, इस गली में लगभग 1.5 साल से पानी खड़ा हुआ जी और जब बरसात होती है फिर तो निकलने का भी रास्ता नहीं है कोई जी। हमने इसकी एप्लीकेशन सीएम विंडो में लगाई है जी। सीएम विंडो में से ये प्रशासन के पास आया जी और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। प्रशासन सही कर रहा है काम अपना? ये तो प्रशासन से पूछो ना सही कर रहा है गलत? नहीं, आपको क्या लगता है? मैं कैसे कहता हूँ? आपको क्या लगता है प्रशासन सही है गलत है? नहीं, हम तो प्रशासन जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट है। बस यही तो मैं पूछने का मकसद यही तो है ना, यही तो मकसद है मेरा। प्रशासन जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट है। हाँ ठीक है। हमारा पानी का समस्या का हो गया, पानी की निकासी का बस पानी की निकासी का मामला था हमारा, हमने तो कोई वो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक। हमें पानी निकासी का बहुत बड़ी समस्या थी, काफ़ी टाइम से हमारे पास सोशल मीडिया और सीएम के थ्रू शिकायत आ रही थी, तो निकासी के लिए टेम्पररी हम पाइपलाइन डाल रहे हैं ताकि गांव में निकासी हो सके। तो गाँव वालों का ये कहना भी है जो नाजायज कब्जा था वो ना हटा के वीडियो ऐसी जगह को रिंग बांध के ऊपर को जो निकासी वो कर रहे हैं। देखिए नाजायज कब्जा गांव में शिकायत है, आपकी गांव वाले की बात जायज़ है ये, इसके लिए हम कार्रवाई शुरू कर दी गई है क्योंकि उसमें मकान बीच में आ रहे हैं तो हम एकदम किसी मकान में नहीं जा सकते। कोर्ट के थ्रू हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, जैसे ही वो कोर्ट का फैसला आएगा उसके साथ अगली कार्रवाई के लिए जाएगी। तो बजट कितना है इसका? इसका अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपये है पूरे नाले का। पूरे नाले का नहीं, पाइपलाइन डालने का ज़्यादा किया, जहाँ भी निकासी के लिए जो भी जोड़ कर में लगभग 4 लाख। कितने दिन में कवर कर देंगे? काम शुरुआत होगी है जी, 2 दिन हो जाएगा। कोई तनावबाजी नहीं है सर। वीडियो साहब 2019 में आपको इसके बारे में इतला दी गई थी कि ये यहाँ का ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी 2019 में? देखिए अभी 21 चल रहा है, 2 साल पुरानी बात है। पोस्ट ऑफिस में आई हो रिटर्न में अगर कोई चीज़ है उसमें तो 19 का या 18 का 17 कोई मतलब नहीं होता। मैं क्या हो सकता दफ्तर में आया हुआ कागज, मैं मना नहीं कर रहा। आपको खबर नहीं है उस चीज़ की? नहीं, मैंने देखा है, इन्होंने दिखाया मेरे को, एप्लीकेशन आई हुई है मेरे पास। अच्छा जी। तो बीच में मैं भी ट्रांसफर हो गया था, मैं तो अभी दोबारा फिर आया हूँ, बीच में 1.5 साल और अधिकारी भी रहे हैं, तो बाकी जो भी है उसका कार्रवाई की जाएगी। और नाजायज कब्जे के बारे में तहसीलदार की तरफ से अप्रूव होकर ये चीज़ सामने आई कि नहीं? कॉपी हमारे पास आ चुकी है, हमने नोटिस जारी कर दिए हैं जी और VCL में केस डाल के उसकी कार्रवाई लेके आएगी। तो इसमें नाजायज कब्जा है या नहीं? कुछ नाजायज कब्जे हैं। बिल्कुल 2-3 मकानों के कब्जे हैं। हाँ बिल्कुल है। फिर भी उसके बाद खाली कराया जा रहा है। तो फिर ये अगर नाजायज कब्जे हैं तो फिर आप ये इतना रिस्क कैसे ले रहे हो? 7 VCL केस में केस डाला जाएगा जी और उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल RNA न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।